पंचकर्म क्या है ये जानने की कड़ी में ये हमारा तीसरा वीडियो है और पंचकर्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पूर्व कर्म, दूसरा प्रधान कर्म और तीसरा पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन आता है, जो कि हम पहले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं, पिछले 2 वीडियो में। अगर आपको चाहिए तो रेफरेंस के लिए आप जरूर देखिए उसको। उसके बाद फिर प्रधान कर्म के बारे में आज से हम बताना शुरू करेंगे। पहला प्रोसीजर प्रधान कर्म में वमन आता है। वमन क्या है? वमन का उल्लेख है, जैसे कि हमने पंचकर्म जब उल्लेख किया तो पंचकर्म जो है वो शोधन चिकित्सा है। शोधन यानी दोषों को शरीर से निकालने की जो क्रिया है उसको शोधन कहते हैं, दैट इज शोधन चिकित्सा। तो जब हम शोधन चिकित्सा की बात करते हैं तो दोषों को शरीर से निकालना, वमन की जब व्याख्या करते हैं या जो परिभाषा है वो शास्त्रोक्त परिभाषा है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि दोषों को ऊर्ध्व भाग से हरण करने का जो प्रोसेस है उसको वमन कहते हैं। अब वमन करने की जब हम कर रहे होते हैं तो वो प्रमुखतया किसकी चिकित्सा कर रहे हैं, किस दोष को निकालने की चिकित्सा कर रहे हैं? 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। वमन चिकित्सा जो है वो कफ दोष की चिकित्सा है। अब कफ क्या है? कफ सामान्यतया जब हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी लोगों के लिए तो लोग कफ को स्पूटम से रिलेट करते हैं कि जो कफ आता है, दैट इज कफ। वो कफ तो है ही है, उसके अलावा आपके पूरे शरीर में कफ है जो कि आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। आपके शरीर में जो स्निग्धता है यानी जो चिकनाई है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कफ। वो कफ आपकी आंख में ल्यूब्रिकेशन है, वो कफ आपके इंटेस्टाइन में ल्यूब्रिकेशन है, वो कफ आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ल्यूब्रिकेशन है, वो कफ आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन है। तो ये कफ जितना भी लुब्रिकेंट है पूरी बॉडी में, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कफ का जो उल्लेख है, उसका जो स्थान है वो प्रॉपरली मेंशन्ड है शास्त्रों। और वो स्थान क्या मेंशन्ड है कि उरह कंठ शिरः क्लोम पर्वाण्यो अमाशय रसः मेदो घ्राण च जीवा च कफस्य सुतराम उरह, यानी कि जो कफ है उसका स्थान उरा भी है, कंठ भी है, शिर भी है, क्लोम भी है, परवानी सारे जॉइंट्स भी हैं, आमाशय भी है, मेद यानी कि फैट्स भी है, घ्राण यानी कि आपकी नाक भी है, जिह्वा और स्पेशली कफस्य सुतराम उरह यानी कि उर स्थान, ये अबव स्टर्नोमनिब्रियम जॉइंट या जिसको ऊर्ध्वांग कहते हैं, ये कफ का प्रमुखतया स्थान है। तो जब हम वमन करते हैं तो बढ़े हुए कफ को शरीर से निकालने की ये क्रिया है। जब ये कफ बढ़ता है तो क्या लक्षण आते हैं? ये कफ बढ़ने के कारण लेजीनेस और लेथार्जीनेस आता है, जिसको हम आलस्य बोलते हैं। कफ के कारण आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, कफ के कारण आपको सर्टेन स्किन डिजीजेज होते हैं, कफ के कारण आपको ज्वर हो सकता है, कफ के कारण कास यानी कि खांसी आती है, कफ के कारण श्वास ये व्याधि होती है, कफ के कारण डायबिटीज के कई टाइप्स होते हैं, कफ के कारण प्रमेह का जो उल्लेख है वो 10 प्रकार के प्रमेह हैं, इसका उल्लेख होता है। कफ के कारण अजीर्ण होता है यानी इनडाइजेशन होता है, अग्निमांद्य होता है। तो कफ कॉजेज अ लॉट ऑफ डिजीजेस, मतलब यू नेम इट एंड कफ इज देयर। 3 दोष जो बात करते कफ हैं, इन्हीं के इम्बैलेंस के कारण कोई भी व्याधि होती है। तो ये कफ जो है बहुत पॉजिटिव है बहुत सारी डिजीजेस के लिए। जब हम चिकित्सा करने जाते हैं वमन के लिए तो पेशेंट को जब प्रिपरेशन हम 7-8 डेज कर लेते हैं, घृतपान करा के, ऑयल एप्लीकेशन करके, पत्र पोटली ये स्वेदन करके, स्नेहन स्वेदन करने के बाद, तो जब हम वमन कराने जाते हैं पेशेंट का, तो वमन वाले दिन पेशेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करके हम जब शुरू करते हैं तो प्रमेय उसके लिए काढ़ा, उसकी व्याधि अनुसार, लक्षण अनुसार काढ़ा प्रिपेयर किया जाता है। उसके लिए गन्ने का रस यूज होता है, उसके लिए ढेर सारा जल पीना होता है। तो आकंठ जल पान करके उसके बाद फिर काढ़ा लाते हैं, तो उसके कारण वमन होता है। जब वमन होता है तो एक्स्ट्रा कफ जो बॉडी के लिए है वो वहां से निकलता है। बहुत सारी केसेस में जो हम लोग उल्लेख कर रहे होते हैं कि उल्लेख है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातव, यानी कि पित्त दोष जो है वो बनेगा अपनी जगह पड़ा रहेगा, कफ जो है वो बनेगा अपनी जगह पड़ा रहेगा, तीनों मल श्वेत मूत्र और पुरीश बनेंगे अपनी जगह पड़े रहेंगे, सातों धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये बनेंगे अपनी जगह पड़े रहेंगे। लेकिन जो चल गुण है वो वात दोष में है,
अब वात के गुण क्या है कि तत् रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। बाहर के वार रूखी है, हल्की है, सूक्ष्म है, शीत गुणात्मक है और चल गुण। इसमें जो चल गुण है उसके कारण वात को सबसे सबल दोष माना गया है। तो जब ये वात मूव करता है तो वो रास्ते में अगर कफ को पाएगा तो कफ को लेकर चल देगा, पित्त को पाएगा तो पित्त को लेकर के चल देगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या हो जाती है कि कफ हो या पित्त हो, ये सभी स्निग्ध हैं, यानी कि चिकने हैं, चिकनाई है इनके अंदर, और इसके कारण ये इजीली मूव होते हैं। लेकिन वात दोष जो उसके संसर्ग में है या उसके सानिध्य में है उसमें रूक्ष गुण होता है। तो उस रूक्ष गुण के कारण वो कफ की स्निग्धता को या पित्त की स्निग्धता को वो सोखता जाता है या कम करता जाता है। तो उस रूक्ष जब वो रूक्षता आती है तो कफ अपने नेचुरल स्थान से मूव होकर के, यानी कि ओरल से मूव होकर के वो किसी भी जगह पे जाता है और जाकर के वहां स्थित हो जाता है। जब रूक्षता हो जाएगी तो मूव करेगा नहीं, तो ये चैनल्स के ब्लॉकेज का भी कारण बनता है, या कोई किसी भी तरह का जो ब्लॉकेज आपकी बॉडी में हो रहा है उसमें कफ एक मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। अब डिजीज वाइज अभी हमने बहुत सारी डिजीजेस का जिक्र किया, उसमें वमन होना चाहिए, वमन कराना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फिर आपको ऋतु अनुसार अवश्य जो है वमन कराना चाहिए। अब जब हम दोषों की बात कर रहे हैं, वात पित्त और कफ, तो ये दोष जो हैं ये ऋतु अनुसार भी बढ़ते और घटते हैं और दिन के काल के हिसाब से भी बढ़ते और घटते हैं। जैसे कि सुबह का जो काल है, सुबह के 4 घंटे जो हैं वो कफ का प्रकोप काल है, दोपहर का जो 4 घंटा है वो पित्त का प्रकोप काल है, फिर उसके बाद शाम का जो समय है शाम से पहले यानी कि 2 से 6 का जो समय है वो वात का प्रकोप काल है। इसी तरह रात में भी 6 से 10 कफ का काल है, 10 से 2 पित्त का काल है और 2 से 6 फिर वात का काल है। तो इन काल में भी दोष बढ़ते और घटते हैं। इसी कारण जो क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, उनके लक्षण पूरे 24 घंटे सेम नहीं रहते, वो चेंज होते हैं। कभी शूल ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, कभी कंडू ज्यादा है, कभी दाह ज्यादा है। ये लक्षण बढ़ते और घटते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के हिसाब से काल बढ़ते और घटते हैं। इसी तरह ऋतु अनुसार भी दोष बढ़ते और घटते हैं। विंटर्स में कुछ ना करिए, ठंड में कुछ ना करिए तो भी कफ आपके शरीर में इकट्ठा होता रहता है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण में आता है, मकर संक्रांति ऑनवर्ड्स, जब मौसम हल्का सा गर्म होना शुरू होता है, हालांकि अभी सीजन काफी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति के पश्चात ही जब मौसम गर्म होना शुरू होता है तो उस गर्मी के कारण कफ पिघलना शुरू करता है। और जब शरीर में स्थित कफ पिघलता है तो उसके कारण स्रोतोरोध होता है। स्रोतोरोध होने के कारण प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होता, तो फीलिंग ऑफ लेजीनेस और लेथार्जीनेस आती है। अजीब सा दिन है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है। ये वसंत ऋतु में होता है, होली के आसपास या फिर पतझड़ के मौसम में, और ये पहले बहुत आसानी से लोग एक्सपीरियंस करते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से एसी का एक्सेस हो गया है तो अब पता ही नहीं चलता। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी होती है आदमी एसी ऑन कर लेता है, तो इस कारण ये पता नहीं चलता। लेकिन ऋतु अनुसार दोष बढ़ते और घटते हैं। तो कफ का जो प्रकोप काल है वो वसंत ऋतु है, यानी कि होली के बाद का जो समय है या होली के आसपास का समय, वो वसंत के काल में कफ का प्रकोप काल है। तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो सो कॉल्ड स्वस्थ है, जिसको कोई परेशानी नहीं है और वो स्वस्थ रहना चाहता है, जो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो बीमार है उसकी बीमारी को दूर करना, इस सिद्धांत का अगर पालन करना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वसंत ऋतु में स्वस्थ व्यक्ति को भी वमन कराना चाहिए। और अगर वमन उसका हो तो उसके कारण उसके शरीर में बढ़ा हुआ जो कफ है उसका शोधन हो सकता है। जब वमन करते हैं तो इतना कफ निकलता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग में से कि यू विल नॉट बिलीव इट। अगर आप देखेंगे उसको तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में आपको उसकी कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएं, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग में कितना ढेर सारा कफ इकट्ठा होता है और वो कितना प्रभावित करता है आपके न्यूट्रिशनल एलिमेंट को एसिमिलेट न होने देने। इसलिए वसंत ऋतु में वमन कराना चाहिए। और जो डिजीज है, जिसको कोई व्याधि है, उसको किसी भी ऋतु में वैद्य अपने विवेक अनुसार उसका पंचकर्म प्रोसीजर कर सकता है।
अगर आपको कोई भी व्याधि है जिसमें कफ आधिक्य है तो किसी भी ऋतु में, वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शीत ऋतु हो, कभी भी हो, तो उसमें वमन किया जा सकता है। जब वमन कराते हैं तो वमन होने के बाद क्या होता है कि अग्निमांद्य होता है, क्योंकि सारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा फौना सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो अग्निमांद्य होता है। तो उसके पश्चात वो पश्चात कर्म का प्रोसेस होता है जिसको हम संसर्जन क्रम बोलते हैं। संसर्जन क्रम में क्या होता है कि जैसी अग्नि होती है और जिस तरह की शुद्धि होती है, वमन का जितने वेग आए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वैद्य डिसाइड करता है कि उत्तम शुद्धि है कि मध्यम शुद्धि है। अगर उत्तम शुद्धि होती है तो फिर 6 दिन का संसर्जन क्रम होता है। अब संसर्जन क्रम में क्या है कि संसर्जन क्रम में आपका आहार, चूंकि अग्निमांद्य हो गया है तो लघु से गुरु की तरफ उसको लेकर के जाते हैं चिकित्सा करने में। तो जब आहार शुरू होता है तो पहले 1.5 दिन मंड, उसके अगले 1.5 दिन पेया, उसके अगले 1.5 दिन विलेपी, उसके अगले दिन अकृतयूष, उसके अगले दिन कृतयूष, इस तरह करके ये लघु से गुरु की तरफ 7वें दिन आप सामान्य भोजन पे जाते हैं। जब हम मंड बोलते हैं तो चावल का माड़, जब पेया बोलते हैं तो चावल के माड़ में थोड़ा चावल, और उसके बाद फिर पतली खिचड़ी, फिर उसके बाद नॉर्मल खिचड़ी तड़के वाली। इस बीच में जब भी आपको भूख लगे तो उस समय हम आपको फ्रूट्स खाने को बोलते हैं, आपके दोषानुसार जो निश्चित किया जाएगा। आपको स्प्राउट्स खाने को बोलते हैं, आपके दोषानुसार निश्चित किया हुआ। आपको वेजिटेबल सूप पीने को बोलते हैं, लेकिन कोई फ्रूट जूस नहीं पीने को बोलते। क्यों? क्योंकि फ्रूट जूस अग्निमांद्य करेगा, वो शीत महात्मा है। तो इसलिए संसर्जन क्रम का पालन किया जाता है। उत्तम शुद्धि में 6 दिन का होगा, मध्यम शुद्धि में 5 दिन का होगा। इस तरह से ये संसर्जन क्रम पालन करने के पश्चात 7वें दिन या 6वें दिन आप सामान्य भोजन पर जाते हैं। कफ की जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक सामान्यतः, अभी तो मैंने ऋतु अनुसार आपको बताया, जब हमने एसी से जब आपको कोरिलेट करके बताया तो ये आप इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं कफ का क्या इफेक्ट है कि जब आप रात में सोते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत चिल्ड हो आपका कमरा, तो आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आती, डिस्टर्ब स्लीप आती है, अनटिल एंड अनलेस यू गेट कोजी। जब तक हल्का सा गर्म नहीं होता है तब तक आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आती है। या आप अपने ऑफिस में ही बैठे हों और बहुत अच्छा है, प्रॉपर एसी चल रहा है, चिल्ड है, सब कुछ ठंडा है, एंड यू आर चैतन्य जागृत हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कफ जो है वो जमा हुआ है शीत गुण के कारण। जैसे ही एसी बंद होता है और थोड़ा सा मौसम गर्म हुआ, जैसे ही गर्म होता है तो उसके कारण गर्मी बढ़ती है और कफ पिघलता है, उसके कारण स्रोतस अवरोध होता है। तो बहुत सारे लोगों को ऑफिस में भी बैठे बैठे लेजीनेस, लेथार्जीनेस या नींद सी आने लगती है, और एसी ऑन होता है तो चैतन्य हो जाता है। तो ऋतु का कितना फर्क पड़ता है, आपके एटमॉस्फेयर का कितना फर्क पड़ता है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए ये जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं ये ऋतु अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में, और जो व्यक्ति बीमार है, जो रुग्ण है, उसको किसी भी ऋतु में कभी भी वैद्य अपने विवेकानुसार कर सकता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आहार विहार पे ध्यान रखिए। अगर आपने अपना आहार विहार ठीक रखा तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप आहार विहार ठीक नहीं रखते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अगर आप आहार विहार नहीं ठीक रखते हैं तो आपको कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। इसलिए जो चिकित्सा सिद्धांत है वो है आहार विहार और तब औषधि। तो ये चिकित्सा उसी के लिए है जो व्यक्ति अपने आप में परिवर्तन करके अपने आप में सुधार करना चाहता है। अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं हमसे तो फिर एक फ़ोन नंबर हम आपको बता रहे हैं, वो नंबर है 8932 005555। इस नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and share with your near and dear ones. We will be uploading more informative videos about Panchkarma.